मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। नमस्कार, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। अक्सर मैं आप लोगों के लिए बलात्कार, हत्या, 498 यानी कि मैट्रिमोनियल नेचर के विवादों पर, झूठे मुकदमों पर वीडियोस लेके आता रहता हूं। लीगल अवेयरनेस आप सभी के लिए स्प्रेड करने की कोशिश करता हूं। उसी कड़ी में आज का वीडियो 302 के मैटर पर है। जी हां, 302 का एक ऐसा मामला जिसमें अभियुक्त को सजा कारित कर दी गई, उसको 302, 201 में सजा दे दी गई नीचे की कोर्ट के द्वारा, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब ने उनको कन्विक्शन कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ और 50,000 का जुर्माना हुआ। 302 यानी कि हत्या करने के लिए 50,000 का जुर्माना और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और एडिशनली उनको 201 में कि साक्ष्य मिटाने के लिए। अब केस के फैक्ट्स क्या थे उस पर बात करूं, उससे पहले मुझे आपको बताना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि अपने केसेस को आपको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने मुकदमों को लाइटली लेने की कोशिश करने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार सबूत नहीं है, उनके ट्रायल के दौरान बहुत सारे विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए, पुलिस को प्राइमा फेसाई किसी प्रकार का एविडेंस नहीं मिला है कि उसको सजा हो सके। ये सारी चीजें लोगों के मन में बैठ जाती हैं और फिर वो अपने ट्रायल को ऑनेस्टली नहीं कंटेस्ट करते हैं, अपने ट्रायल को ईमानदारी से नहीं लड़ते। इसमें वकील साहब भी गलती कर जाते हैं, इसमें क्लाइंट भी गलती कर जाता है। वकील साहब को फीस नहीं देता है प्रॉपरली, डेट्स पर जाता नहीं है और उसको पता नहीं चल रहा होता कि उसके मामले में चल क्या रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन पर्पस यही है कि आप अपने मुकदमों को प्रॉपरली कंटेस्ट करें। कोई भी मुकदमा छोटा बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटे मुकदमे में आपको सजा हो सकती है और बड़े से बड़े मुकदमे में आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। अब डिटेल में मैं आपको बताता हूं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो व्यक्ति हुआ करते थे जो अक्सर एक दूसरे के साथ घूमने टहलने जाया करते थे। मतलब रेगुलर बेसिस पर नहीं जाते थे, वो कभी कभी चले जाते थे। अब दोनों लोग एक दिन कहीं निकलते हैं और उसके बाद लगातार 26 दिनों तक लौट के नहीं आते। 26 दिन लौट के नहीं आते हैं। 26 दिन लौट के ना आने के बाद उनकी लाश मिलती है गांव के एक तालाब पे। गांव के एक तालाब पर लाश मिलती है, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है और डूब के मरे होते हैं। प्राइमा फेसाई यही लग रहा होता है कि वो व्यक्ति डूब के मरा है। अब पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखने की जरूरत है, किसी व्यक्ति के घर का अगर कोई व्यक्ति लगातार 26 दिनों तक गायब रहेगा तो क्या उस व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया की जाएगी या नहीं की जाएगी? उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? जो इस केस के फैक्ट्स हैं उसमें महिला ने ये बचाव पक्ष लिया है। महिला के वकील साहब ने, जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है, जिनकी मौत हुई है, उन्होंने ये बचाव लिया कि महिला गांव की थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका परिवार संयुक्त परिवार था, यानी कि उस परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे। क्या घर का प्रत्येक सदस्य पढ़ा लिखा नहीं था? क्या गांव में प्रधान नहीं था? कि उनके घर का कोई व्यक्ति लगातार 26 दिनों तक गायब है और उनके द्वारा क्या पुलिस को किसी प्रकार की प्राथमिकी नहीं दी जाएगी, पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी? मैटर ये 2012 का है, सजा जाके अब हुई, ठीक है। अब वो व्यक्ति 26 दिनों तक लगातार घर से गायब रहते हैं, उनकी मौत हो जाती है। 26 दिन बाद उनकी लाश मिलती है। अब लाश मिलने के बाद भी उस महिला के द्वारा, जिसका पति की मौत हुई है, अभी तक पुलिस में एफआईआर पंजीकृत नहीं कराई गई। जी हां, लाश मिलने के बाद भी एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई। उस लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में डॉक्टर साहब ने कहा ये डेथ हुई है एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की वजह से, एस्पेक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग, यानी कि पानी में डूब जाने की वजह से इनकी मौत हुई। और फेफड़ों में इनके बालू और कीचड़ मिला है। अब फेफड़ों में बालू और कीचड़ मिला है तो क्लियर कट है कि उसकी मौत डूब के हुई है। और डॉक्टर साहब ने जो मेडिकल कंडक्ट कराया, मेडिकल किया, उनका पोस्टमार्टम किया, उसमें ये निकाला कि इनके बॉडी पर एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी किसी प्रकार की नहीं है। जब शरीर पर चोट नहीं है, जब किसी को व्यक्ति को हम मार रहे होंगे तो उसकी बॉडी पर कहीं ना कहीं स्क्रैचेस आएंगे। गला दबाने की कोशिश करेंगे तो लिगेचर मार्क आएगा, मार्क्स आएंगे, शरीर पर निशान आएंगे। लेकिन उस व्यक्ति के शरीर पर किसी प्रकार के निशान नहीं थे, उसकी लाश पर किसी प्रकार के निशान नहीं थे। अब यहां पर कहानी क्लोज हो गई कि मेडिकल हो गया, पोस्टमार्टम हो गया और सारी चीजें हो गई, उनकी लाश मिल गई, उसका पंचायतनामा हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, सारी चीजें हो गई। अब अचानक से इस महिला को याद आता है कि इनकी मायके की किसी व्यक्ति से इनकी दुश्मनी हुआ करती थी। अब किसी व्यक्ति से इनकी दुश्मनी हुआ करती थी कभी जमाने में, किसी जमाने में उस व्यक्ति की कोई संतान नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी पे इनकी नजर थी। इन्होंने उसको फंसा। जो मूल विवाद होता है ना, हमेशा जमीन का होता है, पैसे का होता है, जमीन का होता है। जहां पर मॉनेटरी वैल्यूएशन, जहां पर धन की बात आ जाती, वहीं पर विवाद होता है। तो उसकी जमीन का कुछ इनसे मायके में विवाद था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया उसके खिलाफ मुकदमा।
कि इसी व्यक्ति ने मेरे पति को ले जाके मार डाला। यानी कि 26 दिनों तक तो इनके द्वारा किसी प्रकार का मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया मरने के, और 26 दिनों के दौरान भी इनके द्वारा किसी प्रकार का मुकदमा पंजीकृत नहीं कराया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मरने के 26 दिन नहीं कराया, उसके बाद 2.5 महीने और लिए एडिशनली। यानी कि टोटल इन्होंने 3-3.5 महीने ले लिए एफआईआर पंजीकृत कराने में, यह पता लगाने में कि उनके मायके के किसी व्यक्ति ने उनके पति को मार डाला, पानी में डुबो कर मार डाला, लेकिन बॉडी पर किसी प्रकार की इंजरी नहीं। अब ये भाई साहब एकदम आश्वस्त हो गए कि हमको किसी प्रकार से सजा होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि मेडिकल में पोस्टमार्टम में ये क्लियर कट निकल के आया है कि एस्पेक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग, डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई, तो ये क्लियर हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि 26 ये डिले पे भी आ गए कि 26 दिनों तक इनके द्वारा एफआईआर नहीं पंजीकृत कराएगी इनिशियल स्टेज पर लाश मिलने के बाद। अब एक और डिले पे आ गए कि लाश मिलने के 2.5 महीने तक इन्होंने एफआईआर नहीं पंजीकृत कराई। तो 2 डिले का बेनिफिट लेने के चक्कर में लग गए थे और किसी इंडिपेंडेंट आई विटनेस के ना होने का ये बेनिफिट लेने के चक्कर में लग गए थे। अब इन्होंने सोचा कि हमको तो सजा किसी कीमत पे नहीं होगी, ये अंधी चलने लगे। ट्रायल में इन्होंने सही से सहयोग नहीं किया, ट्रायल इन्होंने सही से अटेंड नहीं किया, अपने वकील साहब के शायद टच में नहीं रहे। अब इनको क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने सारे विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए। डॉक्टर साहब का एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। पत्नी के क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारे फैक्ट्स निकल के आए जिसमें वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। तो मजिस्ट्रेट साहब ने सजा करने के लिए उनको सजा, क्योंकि उन्हें सुनानी थी, किस रीजन की वजह से उन्होंने सजा सुनाई, वेस्टेड इंटरेस्ट था या क्या कुछ भी था, उन्होंने सजा देने के लिए यह हवाला दिया कि किसी गांव की अनपढ़ महिला को पुराने इंसिडेंट का तोते की तरह बयान रटाया नहीं जा सकता है, इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि महिला के द्वारा कॉन्ट्राडिक्शन रखा गया। इस तरीके के हैं मजिस्ट्रेट साहब ने जजमेंट में लिखा हुआ है। मेरे पास इस केस की पूरी फाइल है। इस केस में जो विटनेसेस थे, जिन लोगों को गवाह बनाया गया था, वो विटनेसेस भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल हॉस्टाइल हो गए। उनको लगा कि अब ये विटनेसेस भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल हॉस्टाइल हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमको सजा नहीं होगी। जो गवाह थे, जो गवाही हमारे खिलाफ कर रहे थे, उन्होंने भी कह दिया कि भाई जो है बिल्कुल हमने देखा ही नहीं कुछ ऐसा होते हुए। अब जो 2 विटनेसेस बचे, जो मूल 2 विटनेसेस बचे, वो इंटरेस्टेड विटनेसेस थे। इंटरेस्टेड विटनेसेस का मतलब उसी परिवार के लोग, उसी घर के लोग, वो इंटरेस्टेड विटनेसेस थे। ठीक है, इंटरेस्टेड विटनेसेस यानी कि उस लड़के के फादर, डिसीज्ड के फादर, और उस आदमी की वाइफ, वही दोनों लोग विटनेस थे। उन दोनों के बयानों में बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन थे, क्योंकि पिता को वृद्ध कंसिडर करते हुए उनके बयानों को इधर उधर करने पर मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पत्नी को कह दिया कि वो अशिक्षित है। और जो जजमेंट्स की मैं अगर बात करूं, तो जिन जजमेंट्स का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने उनको कन्विक्शन किया हुआ है, फाइल मेरे पास लगी है। कल ये केस लगा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से इस चीज पे मैं डिस्कशन करूं कि आपको अपने केस को लाइटली नहीं लेना है। क्यों नहीं लाइटली लेना है? कि अगर विटनेसेस भी हॉस्टाइल हो गए, यानी कि पक्षद्रोही हो गए, आपके पक्ष में उनके द्वारा गवाही नहीं दी गई है, तब भी आपको सजा दी जा सकती है। सजा देने का सबसे प्रमुख रीजन क्या हो जाएगा? अब लास्ट सीन की थ्योरी चलेगी। लास्ट सीन की थ्योरी क्या है? कि जिस व्यक्ति के साथ आखिरी बार देखा गया था, उसी व्यक्ति को कातिल मान लिया जाएगा। उनकी पत्नी का कहना था, जो इंटरेस्टेड विटनेस हैं, किसी और इंडिपेंडेंट विटनेस ने नहीं देखा, किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, पत्नी और डिसीज्ड के फादर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं देखा कि उस व्यक्ति को जो है जाते हुए, उसके डिसीज्ड को और इस व्यक्ति को जिसको सजा दी गई है उसको जाते हुए नहीं देखा उसके साथ, लेकिन पत्नी और फादर ने देखा। तो लास्ट सीन की थ्योरी के बेसिस पर मजिस्ट्रेट साहब ने उनको सजा दे दी है। सजा देते समय उनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट जो इस्तेमाल किया गया, उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया शरदचंद्र विरदीचंद का जजमेंट इस्तेमाल किया गया। उनका इन जजमेंट का इस्तेमाल उन्होंने इसलिए किया ताकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर सके। देखिए, मैं डिटेल में बता दे रहा हूं जजमेंट का। उन्होंने धनधीर बनाम स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट का इस्तेमाल किया कि उन्होंने एक लाइन लिखाई, जहां तक अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि अभियोजन साक्षियों के बयानों में विरोधाभास है, इस संबंध में चूंकि समस्त अभियोजन साक्षीगण ग्रामीण परिवेश के हैं। आप सोचिए, गांव का होना क्या कोई ग्राउंड हो सकता है क्या? कि अगर वो गांव के हैं तो वो सही बोल सकते हैं, गलत नहीं बोल सकते? ऐसा नहीं होता है। तो ग्रामीण परिवेश है, अंततः उनके बयानों में तुच्छ भिन्नता संभावित है। तो माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट इन्होंने लगाया, धनधीर बनाम स्टेट ऑफ यूपी।
उसके बाद SCJ 662 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य छोटे मोटे विरोधाभास, यानी कि किसी एक आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जा रही है, छोटे मोटे विरोधाभासों से उनके कथनों की सत्यता की पुष्टि होती है, क्योंकि घटना के वर्षों बाद न्यायालय के समक्ष साक्षी यदि छोटे मोटे विरोधाभासी कथन करता है तो उसे यह प्रमाणित होता है कि साक्षियों को तोते की तरह बयान रटाया नहीं जा सकता। यही लिखा हुआ है एज इट इज। तो आप समझ लीजिए भाई, आप इतनी देर तक काहे ट्रायल चला रहे हो? स्पीडी ट्रायल आप क्यों नहीं चला रहे? जल्दी चला लेते, खत्म कर लेते। एक डार्क साइड ऑफ जुडिशरी है हमारे। अब उसके बाद इन्होंने पत्रावली का अवलोकन किया परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के बेसिस पर, यानी कि सर्कमस्टांशियल बेसिस के एविडेंसेस पर उनको कन्विक्ट कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। ये सारी चीजें होती पढ़ इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग अपने मुकदमों को लाइटली ना लें और सजा ना पाएं, वरना पूरी की पूरी लाइफ आपकी बर्बाद हो सकती है, नरक हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ लीजिए इस जजमेंट की। उभय पक्षों के तर्कों के अवलोकन में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण प्रस्तुति जन्य साक्ष्य पर आधारित है, यानी कि कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। पुलिस को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत नहीं मिले, किसी व्यक्ति के द्वारा मारा गया, ना मेडिकल साक्ष्य है, ना कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है, ना कोई अन्य व्यक्ति है, लेकिन उसको सजा दी गई। कोई साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ऐसा कोई चतुर्दर्शी साक्ष्य और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। जब नहीं है तो सजा काहे दे रहे हो? लेकिन जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जिस प्रकार के प्रमाण द्वारा घटना का होना बताया गया है कि इस प्रकार घटना घटित हुई है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त अपराध में संलिप्तता संदर्भ में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के प्रकरण में यह देखा जाना कि समग्र परिस्थितियां इस प्रकार पूर्ण श्रृंखला निर्मित करती हो कि प्रत्येक परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकले कि अभियुक्त गण द्वारा अपराध कारित किया गया है। चेन कहां कंप्लीट हो रही है? 26 दिन के डिले को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 2.5 महीने के डिले को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के लिए महत्वपूर्ण है कि वो चेन कंप्लीट हो, लेकिन चेन तो ब्रेक हो गई ना। 26 दिन आप कहां थी भाई? FIR क्यों नहीं लॉन्च कराई? 3.5 महीना आप कहां थी? FIR क्यों नहीं लॉन्च कराई? पुलिस कहां थी? इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट विटनेस क्यों नहीं लेके आ पाई? ये विटनेस न ला पाना ही मेलाफाइड इंटेंशन इनका दिखाता है कि इसको इन्होंने एनिमिटी के कारण फंसा दिया। अब उसके बाद आगे मजिस्ट्रेट साहब क्या कहते हैं कि ऐसे मामलों में दोष सिद्ध हेतु परिस्थिति जन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए। अभियुक्त की दोष सिद्धि हेतु परिकल्पना को छोड़कर हर संभव परिकल्पना से बाहर आना चाहिए। परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित दांडिक मामले में माननीय उच्च न्यायालय का जो जजमेंट मैंने बताया, शरद विरधि चंद्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 का जजमेंट था, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ द गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुली स्टैब्लिश, लेकिन फुली स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि यह शिवाजी संभाराव वाला जजमेंट लगा के, शरद चंद्र विरधि चंद्र वाला जजमेंट लगा के आप कन्विक्ट हो जाते हो, आपको सजा पड़ जाती है। इसलिए किसी भी मुकदमे को लाइटली मत लीजिए कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, हम पूर्णतः इस मामले से निकल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इस केस के फैक्ट्स आपके सामने इसीलिए रखे ताकि आप अपने केसेस को लाइटली ना लें, क्योंकि ये अपील हमारी कल लगी हुई है और इस पर हम बहस करने जा रहे हैं। जो डिसीज्ड है उसकी भी उम्र 60 प्लस है, जो एक्यूज्ड है उसकी भी उम्र 60 प्लस है। डिसीज्ड की किसी प्रकार की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक्यूज्ड है उसकी भी किसी प्रकार की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। तो क्रिमिनल हिस्ट्री अगर आपकी नहीं है किसी मैटर में, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड है आपकी बेल का। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझेंगे और अपने मुकदमों को हल्के में नहीं लेंगे। अगर ऐसा है तो अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां फॉलो करना मत भूलिएगा। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर बिल्कुल आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि किसी नीडी पर्सन तक ये वीडियो पहुंच सके। आप मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक सब जगह मैं अवेलेबल हूं। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारी डिटेल्स मेरी पर्सनल आपको वहां मिलेंगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके 1-to-1 इंटरेक्शन करता हूं आपसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। वहां मैं आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज का जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।